वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वीसीआर, वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम। अब बेसिकली जो वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम है, यहाँ पर जो हम लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं उस लिक्विड का हम कंटिन्यूअस फेस चेंज कर रहे हैं, लेटेंट हीट ले रहे हैं, लेटेंट हीट छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वीसीआर था इन 1834 बाय जैकब पिकरिंग्स हैंड ऑपरेट क्लोज साइकिल, उन्होंने एक 1834 में एक हैंड ऑपरेट मशीन बनाई थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक मोटर से नहीं चली। लेकिन वर्किंग मॉडल जो आया था 1850 में आया था बाय अलेक्जेंडर ट्यूरिंग के द्वारा, जिन्होंने फर्स्ट यूजिंग रेफ्रिजरेट किया था। जो सबसे पहला आपका रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किया गया था वो इथाइल ईथर था। उसके बाद 1890 में इलेक्ट्रिक मॉडल आया, और जो आज तक मतलब उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल 1930, और जो आज तक इंप्रूविंग मॉडल में चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास जो डायग्राम है, जो भी हम डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फ्रिज का हो चाहे एसी का हो, वो यही डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट हमने बहुत सारे किए रखे हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्रेसर है, जहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट को वर्क देना पड़ेगा चलाने के लिए। ये हमारा कंडेंसर है, जहां से हम Q2 हीट रिलीज बाहर कर रहे होंगे, और यहां पर हमने एक्सपेंडर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहां पर बोलेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस को बोलेंगे एक्सपेंडर, जो यहां लगा हुआ है इसको बोलेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, सबको पता है। ठीक है, तो हमने यहां से इसको लगा दिया। उसके बाद यहां पर जो है वो आपका इवोपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से Q1 हीट, इवोपरेटर वहां होता है रेफ्रिजरेटर में जहां पर हमारा स्टोरेज स्पेस होता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब कंप्रेसर देखिए कहाँ लगा होता है, देखा आपने फ्रिज के पीछे आपके ब्लैक कलर का एक डब्बा सा रखा होगा पीछे, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेसर। बेसिकली जो कंप्रेसर एसी में हमारे जो घरों में इस्तेमाल हो रहा है, एसी और फ्रिज, वहां पर हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर पीछे आपने देखा होगा जो फ्रिज के पीछे बड़ी सी जाली लगी होती है, उसको बोलते हैं हम कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर। एक्सपेंडर या थ्रॉटलिंग प्रोसेस, अभी बात करते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस में और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो पहले सिंपल बात कर लेते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होता है वो कैपिलरी रिएक्शन पे काम करता है। हमारे पीछे एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, वहां पर जो वायर होती है वो 6 से 7 मीटर वायर लगी होती है, लिपटी होती है, जो इसको हम एक्सपेंडर का काम कराते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सस्ती हो जाती है। इवोपरेटर वहां होता है जहां पर आइस क्यूब आप जमाते हो, वहां पर ये सारा का सारा इवोपरेटर लगा होता है, जिससे कि वहां पर हम आइस का काम करते हैं, मतलब ये हमारा स्टोरेज स्पेस है। कभी कभी आपने सुना होगा, कभी भी हम जब आपका फ्रिज यहाँ लगा हुआ है, तो फ्रीजर जो है यहाँ पर जो इवोपरेटर है, इवोपरेटर कभी हम नीचे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको पता है कि जितने भी गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, और डेंस एयर होती है वो नीचे की ओर आती है। इस वजह से क्या होता है कि हमेशा जो आपका इवोपरेटर होता है वो ऊपर की ओर लगाया जाता है, कभी नीचे की ओर नहीं लगाया जाता। अगर ऐसा कर देंगे कि बीच में लगा दें, नीचे को लगा दें, तो जो आपका ऊपर का सामान है वो हीट हो जाएगा, वो कभी ठंडा नहीं होगा, बस इतना स्पेस ये ठंडा करेगा। ठीक है, क्यों? अब आपने देखा होगा जब फ्रिज खोलते हो तो कंटिन्यू साइकिल चलता है, धुआं धुआं सा हो जाता है, वो साइक्लिक होता है प्रोसेस। ठीक है, अब जब साइकिल आप ब्रेक करते रहोगे कंटिन्यू, तो क्या होगा, वो बार बार हीट लेगा, हीट के साथ आपके कंप्रेसर पर लोड पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं, पहले इतना नोट करिए, फिर हम डिटेल में इस पे चलते हैं सारी की सारी चीजें लेकर। चलिए अब आते हैं डिटेल पर इसके बारे में। देखिए हमारे पास ये इवोपरेटर था, ये कंप्रेसर था, ये कंडेंसर था, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस था। ठीक है, अब इवोपरेटर कुछ नहीं होता है, ये आपकी बॉडी होती है। इवोपरेटर कुछ नहीं है, आपकी बॉडी है, और बॉडी में सारा का सारा क्या रखा रहता है, आपका सामान रखा रहता है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या रखा है, सामान रखा है। ठीक है, अब देखिए जैसे खाना रखा हुआ है, आपके फूड रखे हुए हैं, सारा का सारा आपका क्या रखा है, खाना रखा हुआ है।
अब लेकिन जो इवेपोरेटर होता है इसमें आपकी जेड आकार की, ऐसे जेड आकार की प्लेट बनी होगी, जेड आकार की प्लेट होगी ऐसे। अब जेड का क्यों बनाते हैं, जेड इसलिए बनाते हैं ताकि जेड आकार इसलिए बनाते हैं ताकि इसके एरिया इंक्रीज हो जाए। अगर हम सिंपल ऐसे बना देंगे तो एरिया क्या होगा आपका, इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए हम थोड़ा सा जेड आकार की बनाते हैं जिससे एरिया इंक्रीज हो जाए, ठीक है, कूलिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। और दूसरी बात, ये जो रॉड होती है वो कॉपर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। और कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी इज गुड। अब थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, आप समझ सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक आयरन का बर्तन ले लें और एक कॉपर का बर्तन ले लें, दोनों को गैस पर रखिए, तो सबसे पहले आपका कॉपर जो है वो जल्दी हीट ट्रांसफर करेगा, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी मेटल अपने अंदर जो स्टोर एनर्जी को नहीं करता, मतलब हीट को एब्जॉर्ब ना करे, तुरंत उसको ट्रांसफर करे, वो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी सबसे ज्यादा बेहतर मानी जाती है। जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर कभी स्टोर नहीं करता, वो तुरंत ट्रांसफर करता है। इसलिए जितने भी इक्विपमेंट हैं, आपने जितने भी कूलिंग सिस्टम देखोगे सब में कॉपर का होगा, क्योंकि वो तुरंत हीट को ट्रांसफर करता है, सेंसिटिव होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम यही आयरन का इस्तेमाल कर लें तो आयरन पहले क्या करेगा, अंदर अपने स्टोरेज करेगा, उसके बाद वो हीट को ट्रांसफर करेगा, मतलब पहले एनर्जी को स्टोर करेगा, लेकिन ये स्टोर नहीं करता, ये कंटिन्यू ट्रांसफर करता है, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है। चलिए बात हो गई, यहां से ये लेटेंट हीट लेगा, मतलब यहां से ये फेस बदला, ये लिक्विड से वेपर में करना, लेकिन हमारे पास लो प्रेशर लो टेम्परेचर का वेपर आ गया। अब आपको पता है क्लासिक स्टेटमेंट कहता है हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ लो टू हाई, मतलब जो कमजोर आदमी है वो लो से हाई नहीं जा सकता जब तक उसे कोई सपोर्ट ना मिले, ठीक है। वही हमारे पास कंप्रेसर ने किया। अगर हमारे पास अगर ये हीट फ्लो कर जाती तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब जो हम रेफ्रिजरेटर आज 100 लीटर का 10,000 या 12,000 का लेके आ रहे हैं, मतलब अकेला कंप्रेसर की कीमत 5 से 6,000 रुपए कीमत उसी की है, ठीक है, मतलब 6,000 में मिल जाता। तो लेकिन ऐसा नहीं है, कभी लो हीट जो है हाई, लो से हाई में कन्वर्ट हो, इसीलिए हमें कंप्रेसर लगाना पड़ा। भाई कंप्रेसर आपका क्या है, कंप्रेसर आपका सिर्फ कंप्रेस करता है, यानी लो को हाई में कन्वर्ट करता है। और कौन सा कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में इसको बदल दिया। अब यहां पर लगा हुआ कंडेंसर, आपने देखा। अब कंडेंसर कौन सा है, इसको बोलते हैं, जो घरों में लगा होता है इसको बोलते हैं ट्यूब कंडेंसर। एक बार पूछा गया है एसएससी में, ट्यूब कंडेंसर, ठीक है। अब ट्यूब कंडेंसर क्या करेगा, जितनी भी एनर्जी आप लेके गए हो ये क्या करेगा, टोटल की बाहर कर देगा, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, हाई प्रेशर और टेम्परेचर का वेपर कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। यहां से मतलब हल्का लिक्विड तो आएगा लेकिन पूरा लिक्विड नहीं आएगा, ठीक है। अब कन्वर्ट हो गया, यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, सारी की सारी हीट उन्हें बाहर निकाल दी। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी गैस फिल होती है तो कंप्रेसर के आउटलेट से फिल होती है, जो भी कोई भी गैस फिल की जाती है कंप्रेसर के आउटलेट से फिल की जाती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस कुछ नहीं है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमने एक कैपिलरी एक्शन का इस्तेमाल किया, मतलब वहां पर देखा होगा आपने, एक ऐसी ट्यूब लगी होगी, अपने फ्रिज के पीछे देखिएगा, एक ऐसी ट्यूब लगी उसमें बहुत सारा तार लगा, मतलब 5 से 6 मीटर का तार लगा होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, कंटिन्यू आपका वो एक्सपेंड करता रहेगा, मतलब घूमता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा, और आपका जो लिक्विड आया, मतलब जो गैस आई थी, जो वेपर आया था, वो कंटिन्यू कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, जिसको हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पर एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, और एंथैल्पी का मतलब है हाईली इरिवर्सिबल, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये, ठीक है। यानी कि जिसका हमेशा रिवर्सेबल का ग्राफ ड्रॉ होता है, हाईली इरिवर्सिबल का ग्राफ कभी ड्रॉप नहीं होता, ठीक है। तो जो लिक्विड यहां पर आएगा वो वेरी वेट वेपर और 10 to 12% क्वालिटी, मतलब वहां पर वेपर प्लस लिक्विड दोनों मिक्स होंगे, फिर प्रोसेस ये ऐसे एज इट इज चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आइसेंट्रोपिक में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं आइसेंट्रोपिक। अभी इससे पहले हमने क्या था, एक्सपेंडर इस्तेमाल करते थे, उसको बोलते थे आइसेंट्रोपिक, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट बोल रहे थे, लेकिन अभी हम क्या बोले, एंथैल्पी। तो बोला कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज there is a temperature drop, hence during the expansion as a refrigerant temperature low it can absorb heat from the storage space some positive work, मतलब जब आप आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इस्तेमाल कर रहे हो, जब वो एक्सपेंशन होगा तो वहां पर टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो जो लिक्विड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां से वो टेम्परेचर कुछ ना कुछ गेन कर लेगा, ठीक है, गेन कर लेगा यानी पॉजिटिव वर्क मिलेगा। लेकिन जब आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी में जाएंगे तो क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी मतलब थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है,
देखो अगर मैं यहाँ पर एसएफ की बात करूं 1 2 3 और ये 4, तो अगर मैं बात करूं तो H3 बराबर H4 है, यानी कि CpT3 बराबर CpT4 है, यानी कि T3 बराबर T4 है। तो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ही नहीं। जब टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हुआ तो वहां से जो रेफरेंट है वहां से उसने क्या हुआ, वहां से उसने टेम्परेचर गेन किया ही नहीं। तो लिखा हुआ है थ्रॉटलिंग प्रोसेस नो टेम्परेचर चेंज सो रेफरेंट डू नॉट पिक द हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। ये स्पेस यहां से स्टोरेज नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस 1 to 2। अब हम सीओपी निकालेंगे। तो सीओपी क्या होता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट डिजायर इफेक्ट डिवाइड बाई डब्ल्यूसी कंप्रेसर वर्क। ठीक, या इफेक्टिव हीट डिवाइड बाई कंप्रेसर वर्क लगा दीजिए पहले। डब्ल्यूसी प्रोसेस 1 to 2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्रोसेस 1 to 2 क्या हो जाएगा, कंप्रेसर वर्क डब्ल्यूसी हो जाएगा H2 माइनस H1। ठीक है, अगर इसको कंप्रेशन तोड़ लो MCP T2 माइनस T1, ऐसे यहां पर हो जाएगा Q2 में। ऐसे भी लगाओ यहां पर प्रोसेस 2 to 3 लगा दो। प्रोसेस 2 to 3 क्या लगा है, H2 बाहर क्या लगा है Q2 प्लस H3, यानी कि Q2 क्या हो गया H2 माइनस H3, यानी कि MCP T2 माइनस T3। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं Q1 की। ये तो हमारा Q2 हो गया। Q1 प्रोसेस, अब ये तो निकलेगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर सेम है, एंथैल्पी कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल ये, तो यहाँ पे कुछ निकलेगा नहीं, वर्डन तो जीरो आएगा यहाँ पर। तो यहां लगाते हैं प्रोसेस 4 to 1। ठीक है, अब प्रोसेस 4 to 1 H4 इन हो रहा है प्लस Q1 इन हो रहा है और H1 बाहर आ रहा है। तो Q1 क्या हो गया H1 माइनस H4, या Q1 इज इक्वल टू MCP T1 माइनस T4। ठीक, अब चाहो तो टेम्परेचर फॉर्म लिख दो या एंथैल्पी की फॉर्म लिख दो। तो सीओपी मेरी निकल के आ गई, सीओपी क्या निकल के आ गई, Q1 कितना था इफेक्टिव हीट, यानी कह सकते हो H1 माइनस का H4 डिवाइड बाई कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर कितना था H2 माइनस H1। ये मेरा सीओपी आ गया फॉर वीसीआर का। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद करते हैं हम पीवीटीएस डायग्राम की बात। सबसे इंपॉर्टेंट है पीवीटीएस डायग्राम, यहां पर भी हमें डोम ड्रॉ करना है। तो पहले बात करते हैं पीवी डायग्राम की। पीवी डायग्राम तो देखिए 1 से 2 क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट यानी कि कंप्रेसर हो रहा है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 कूलिंग सिस्टम है, कंडेंसर लगा हुआ है 2 से 3। ठीक है, 3 से 4, अब देखिए इसको हम दिखाएंगे डॉटेड से। डॉटेड से इसलिए दिखाएंगे क्योंकि हाईली इरिवर्सिबल है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी एक्चुअल में होता नहीं है, सिर्फ ग्राफ कंप्लीट करने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है 3 to 4 और 4 से 1। ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, हमें पता है क्वालिटी कहां से कहां जाती है, 0 से 1 के बीच जाती है, पढ़ भी चुके हैं। तो 0 से 1। ठीक है, अगर सैचुरेशन है तो 1, वेट कंडीशन तो अंदर से निकाल लीजिए, सुपर हीट है तो बाहर से निकाल लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा टीएस डायग्राम की। टीएस डायग्राम की टीएस डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे 1 से 2 क्या हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। अगर नहीं पता, सबने पावर प्लांट का लेक्चर देख रखा है, तो पहला सबसे ज्यादा किसका होगा, कंडेंसर का प्रेशर। सबसे ज्यादा किसका होगा, कंडेंसर का प्रेशर, उसके बाद इवेपोरेटर का प्रेशर। चाहो तो लिख देना कंडेंसर प्रेशर, ये है इवेपोरेटर प्रेशर। अब क्या हो रहा है 1 से 2, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3, 2 से 3 कूलिंग हो रही है, 3 से 4 और 4 से 1 हो रहा है। ठीक है, डोम ड्रॉ कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब जैसे हम पावर प्लांट में एचएस डायग्राम बना रहे थे, यहां पर पीएच डायग्राम बनाएंगे। देखो यहां पर बनाएंगे हम पीएच डायग्राम, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको मैं समझाने जा रहा हूं पीएच डायग्राम। अब पीएच डायग्राम प्रैक्टिकली हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे बनता है, हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो 1 से 2 क्या हो रहा है, 1 से 2
एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3 प्रेशर कांस्टेंट, और 3 से 4। अब यहां पर हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पर एंथैल्पी कांस्टेंट, इसलिए एंथैल्पी यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 1 क्या हो रहा है, फिर कूलिंग। ठीक है, तो अब मैं इस पे थोड़ा सा रब कर देता हूं डायग्राम पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो डायग्राम मेरा कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब एक आता है कि कोई भी कूलिंग सिस्टम है, तो कूलिंग सिस्टम का मतलब हीट गेन कम करता है, रिलीज ज्यादा करता है। उसका कारण क्या है, देखो अब मैं यह कारण बताने जा रहा हूं क्योंकि यहां पर देखो ये जो लेंथ है इसकी इवेपोरेटर की कम है और यहां लेंथ ज्यादा है, तो ये हीट गेन कम करेगा, हीट रिलीज ज्यादा करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी हीट डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है लेंथ पर। इससे ये सिद्ध होता है कि जो भी हीट डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, लेंथ पर। यानी कि कोई भी दुनिया का कोई भी प्रैक्टिकली डिवाइस, चाहे वो फ्रिज हो चाहे वो एसी हो, हीट गेन कम करता है, रिलीज ज्यादा करता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे, ये थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है, इतना नोट करिए सब लोग जरा, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए सब लोग। हो गया, चलिए चलिए बात करते हैं इनके केसेस की। तो पहला केसेस है हमारा सुपर हीट आफ्टर कंप्रेशन सिस्टम। मतलब अब हम केस बात करें, सुपर हीट है कि वेट कंडीशन है कि प्रेशर कम हो जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, ये हम केसेस बात करेंगे। इन सब केसेस का बात करने का मतलब क्या है, केसेस का बात करने का सिंपल सा मतलब है कि मुझे सीओपी बढ़ाना है कैसे भी करके। तो पहला केस है हमारा सुपर हीट वेपर कंप्रेशन सिस्टम। हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से था, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम था, हमारा कंप्रेसर था, ठीक है, कंडेंसर था और ये हमारा इवेपोरेटर था। शॉर्ट में लिखता चला हूं, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, ठीक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, सबको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, Q1, Q2, ठीक है, WC 1, 2, 3 एंड 4। उसने बोला है कि सुपर हीट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, मतलब इसके बाद ये सुपर हीट हो गया। तो मेरा पहला वाला जो डायग्राम था एचएस डायग्राम, हम एचएस डायग्राम पे देख लो, चाहे तो टीएस डायग्राम पे देखो, किसी पे देख लो। टीएस पे सिंपल पता लग जाएगा, चलो टीएस पे देख लो, टीएस पे देखना चाहो तो टीएस पे देख लो। टीएस में पहला क्या है, कंडेंसर प्रेशर मेरा, दूसरा मैं लिख देता हूं कंडेंसर प्रेशर, और ये मेरा क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर। ठीक, ये क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर है मेरा। तो 1 से 2 क्या हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, 2 से 3 कूलिंग सिस्टम है, 2 से 3, 3 से 4 एंथैल्पी कांस्टेंट और 4 से 1 फिर ये। ब्लॉक डायग्राम बना दीजिए इसका, स्मूथली बना दीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई सिंपल डायग्राम की। अब ये बोला सुपर हीट, तो सुपर हीट का मतलब है कि डायग्राम में ये वाला पॉइंट यहां खिसक के आ गया, मतलब ये वाला पॉइंट ये खिसक के आ गया। चलो, ये हो गया 2 डैश, ये हो गया 1 डैश। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब मेरा एरिया बढ़ गया, इतना एरिया इंक्रीज हो गया, देखो इतना एरिया इंक्रीज हो गया, जब मेरा एरिया इंक्रीज हो गया तो मेरा वर्क डन बढ़ गया, वाटर मेरा इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब सीओपी क्या होता है, सीओपी होता है डिजायर इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू नेट। ठीक, इसका मतलब ये होगा डब्ल्यू नेट मेरा बढ़ गया, सीओपी घट गया, इसका मतलब ये हो रहा है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन, अब देखो पहले मेरा Q1 यहां से लेके यहां तक हो रहा था, Q1 मेरा यहां से अलग, लेकिन Q1 मेरा अब यहां से यहां बढ़ गया डैश में। ठीक है, तो Q1 मेरा बढ़ गया, Q1 जो है मेरा क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। और जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 के। ठीक है, जो भी है Q1 है Q2 जो भी है,
तो ये Q1 हमने बोल दिया था, ये Q2 बोल दिया। यानी कि हम बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बर्डन हमें कम सप्लाई करना पड़ा, लेकिन हमारे पास जो हीट रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है। तो सीओपी हो गया डिजायर इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू नेट, यानी कि डब्ल्यू नेट तो कम लगा लेकिन मेरा सीओपी ज्यादा बढ़ा, सॉरी Q1 ज्यादा बढ़ा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि सीओपी मेरा टोटल मिला के क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ऐसा नहीं कि हर जगह इंक्रीज होगा, लेकिन जब भी आप बात करें एसएससी जेई गेट ईएस की, तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हल्की सी हीट पर बहुत ही कम वर्क देने पर वो ज्यादा काम करने लगता है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर सीओपी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया सीओपी मेरा बढ़ेगा। अब सीओपी मेरा बढ़ेगा तो मेरी तीन चीजें हैं, एक तो मेरा ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, और एक ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब दो तीन पॉइंट ऐसे हो गए जो कि ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करिए, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब हम बात करते हैं, दूसरा केस है हमारा सब कूलिंग का, चलो यही बात कर लेते हैं। दूसरा केस है केस टू, केस टू यानी कि कूलिंग का। अब कूलिंग का सिस्टम क्या हो रहा है, कूलिंग का सिस्टम यहां हो रहा है 3 to 4 सिस्टम में हो रहा है। बना दो भाई, टीएस डायग्राम से देख लेते हैं, डायग्राम मेरा यही काम करेगा, टीएस डायग्राम से देख लेते हैं। 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1। तो मेरा पहला वाला डायग्राम क्या था, ये वाला था टीएस डायग्राम। ठीक है, अभी क्या हुआ कूलिंग में, ये सिस्टम मेरा ये कहीं पॉइंट ऐसे आ गया, मतलब ठंडा हो गया, ये 3 डैश, यानी कि ये क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, यानी कि 4 डैश, यानी कि यहां पर भी क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, एरिया इंक्रीज हो गया, तो मेरा वर्क डन बढ़ गया। अब देखो मेरा जो Q1 था पहले इतना हो रहा था, अब Q1 इतना यहां से बॉडी से ले रहा है, यानी Q1 भी मेरा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। Q1 बढ़ने से, इंक्रीज होने से मेरा रेफरेंस इफेक्ट बढ़ गया, जब रेफरेंस इफेक्ट बढ़ गया तो मेरा सीओपी भी इंक्रीज हो गया। इससे ज्यादा एसएससी ना पूछेगा ना ही गेट पूछेगा। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो, यहां तक जरा नोट करो, किसी को ऐसा पॉइंट है जो समझ में ना आ रहा हो, किसी को दिक्कत है तो बोलो। सब कूलिंग बोल सकता है, अंडर कूलिंग बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर हुई। पेपर में कुछ भी आए एसएससी में, ठीक है, आपको सीओपी ऑलवेज इंक्रीज ही दिखाना है, हमेशा यही पूछा गया, इससे अलावा कुछ पूछा नहीं गया एसएससी में। ठीक है, अब बात करते हैं केस 3 की, केस 3। अब क्या हुआ केस 3 में, मेरा जो सक्शन प्रेशर था या कह सकते हो इवोपरेटर प्रेशर था, वो क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। मतलब ये इसका, इसमें हो सकता है कि आपकी आइस जम गई हो या किसी वजह से आपका कंप्रेसर खराब हो रहा हो, तो इसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इवोपरेटर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। यहां लिख सकते हो डिक्रीज इवोपरेटर प्रेशर, ये लिख सकते हो डिक्रीज इवोपरेटर प्रेशर, या लिख सकते हो सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर डिक्रीज। चलो भैया घटा दो सक्शन प्रेशर डिक्रीज। तो पहले तो हमारा सिंपल डायग्राम वही है जो अब तक हम बनाते चले आ रहे थे, ठीक है, कुछ करना नहीं है, पहले वही डायग्राम है, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, 3 से 4, यही डायग्राम हमारे पास। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो प्रेशर था, ये सक्शन प्रेशर, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये घट गया, मतलब ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ये हो गया ऐसे, यानी कि ये थोड़ा सा डाउन हो गया। अब देखो डाउन होने से मेरा क्या फर्क पड़ा, इसको चाहो तो यहां तक दिखा दो, चलो छोड़ो यहां तक दिखा दो, ठीक है। अब देखो, अब ये मेरा पहले ये जो Q1 था, ये डैश जो है वो यहां पर आगे शिफ्ट हो गया, यानी कि पहले इतना एरिया लग रहा था, ठीक है, और अभी इसको क्या कर दो, इतना ये यहां पे लाके शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो गया, 4 डैश हो गया। अब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो मतलब इतना एरिया कम हो गया, ठीक है। जब इतना एरिया कम हो गया तो रेफरेंस, जब एरिया कम हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया, तो मेरा
वर्क डन भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो जब एरिया कम हो गया तो मेरा वर्डन भी कम हो गया। अब जब वर्डन कम हो गया तो इसका मतलब है मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि Q1 भी डिक्रीज हो गया, Q1 से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिससे सीओपी मेरा क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। इतनी बात क्लियर हुई, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करिए सब लोग, इतना नोट करिए सब लोग। हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट केस है डिस्चार्ज प्रेशर या फिर बोलते हैं कंडेंसर प्रेशर मेरा इंक्रीज हो गया। तो सिंपल तो हमारा डायग्राम वही है जो हम पढ़ते चले आ रहे थे, रटना कुछ नहीं है, ठीक। 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। ये टीएस डायग्राम है और इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए पहला वाला। अब क्या हुआ, ये जो कंडेंसर प्रेशर ऊपर बढ़ गया, मतलब शिफ्ट हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट हो गया, ये चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ये ऐसे दिखा सकते हो, तो ये हो गया 2 डैश, ये हो गया 3 डैश। तो यहां से लेके जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एरिया क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, यानी कि एरिया आपका क्या हो जा रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, जिससे मेरा वर्क डन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब वर्क डन डिक्रीज होने से मतलब सीयूपी पहले इतना जा रहा था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, अभी कितना जा रहा है, इतना जा रहा है, मतलब मेरा Q1 क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया, जिससे मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा डिक्रीज हो गया, यानी कि सीओपी मेरा टोटल मिला के क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ध्यान रखिएगा सब कूलिंग में और सुपर हीटिंग में ही आपको सीओपी बढ़ाना है, बाकी अदर केसेस में सब में घटाना है, चाहे आपको याद रहे या ना रहे। एसएससी चाहे गेट चाहे ईएस, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता तो 100% आपको ये केसेस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटर की, इससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, हम क्या कर रहे हैं, बार बार साइकिल को इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब सीओपी को इंप्रूव कर रहे हैं। अब इस इंप्रूविंग में हम क्या कर रहे हैं कि तरह तरीके के कंप्रेसर्स बढ़ा रहे हैं, 2 कंप्रेसर लगा रहे हैं, कभी 3 कंप्रेसर बढ़ा रहे हैं, या फिर कभी इवेपोरेटर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कभी कंप्रेसर कंडेंसर घटा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ठीक है, बाकी आगे देखते हैं सारी चीजें। चलिए इतना नोट करिए पहले सब लोग, पहले इतना नोट करिए। चलिए बात करते हैं बाय यूजिंग फ्लैश एक्यूमुलेटर। फ्लैश एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम अपने सीओपी को इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए डायग्राम हमारे पास वही है, बस यहाँ पर हमने फ्लैश चैम्बर लगा दिया। फ्लैश चैम्बर का बस इतना सा काम है कि जो भी हमारे पास वेपर होगा वो डायरेक्टली कंप्रेसर में सप्लाई कर देगा बस। और इसका काम है एक वेरी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, सिर्फ ये क्या करता है, वेपर प्लस लिक्विड को सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू ये अलग अलग करता है बस। जो भी वेपर आ रहा है वो डायरेक्टली कंप्रेसर में सप्लाई हो रहा है। द फ्लैश चैम्बर इज इंसुलेटर, और ये हमारा इंसुलेटर भी होता है ताकि हीट जो अंदर वाली अंदर है, बाहर वाली बाहर चली जाए, ठीक है, कोई क्लैश ना करे। कंटेनर सेपरेट लिक्विड एंड वेपर बाय सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट या सेंट्रीफ्यूगल एक्शन भी बोल सकते हो जिसको। इसको लगाने से हमारा फायदा क्या हुआ, नो इफेक्ट ऑन द थर्मोडायनामिक साइकिल, हमारा जो थर्मोडायनामिक साइकिल था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि टीएस डायग्राम की बात करें तो हमारे पास ये डायग्राम कुछ इस तरीके से था, प्रीवियस डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से था, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, और 3 से 4। तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सिंपल डायग्राम रहेगा, ठीक है। डिक्रीज मास फ्लो रेट, अब देखो जो मास फ्लो रेट यहां आना था वो मास फ्लो रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो, क्योंकि कुछ हमारा वेपर यहां चला गया। इससे फायदा क्या हुआ, ये हमारा जो इवेपोरेटर हम बड़ा लगा रहे थे उसको हम छोटा लगा सकते हैं। इसका फायदा ये हुआ डिक्रीज मास फ्लो रेट, डिक्रीज द साइज ऑफ इवेपोरेटर, इससे हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं साइज इवेपोरेटर का। इफेक्टिव इंटरकूलर मीडियम सीओपी इंक्रीज, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीओपी हम बढ़ा सकते हैं, बस और कोई काम नहीं करना है, कुल मिलाकर हमें सीओपी बढ़ाना है। उसके बाद हमने एक्यूमुलेटर इस्तेमाल किया, डायग्राम वही है, बीच में हमने एक्यूमुलेटर लगा दिया और एक हमने लिक्विड पंप बढ़ा दिया। इसका भी काम क्या है, ये भी सेपरेट करता है वेपर और लिक्विड को बाय द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू, लेकिन ये भी इंसुलेटर कंटेनर होता है, ठीक है, वेरी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब यहां से बस फर्क इतना आ रहा है कि ये जो काम करेगा ये टोटल
ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, कंप्रेसर को, ताकि कंप्रेसर में लिक्विड ना चला जाए, ये पूरा का पूरा ड्राई रन करे। ठीक है, तो लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट ऑफ फ्लो इनटू द कंप्रेसर एंड दिस ड्राई कंप्रेसर ऑलवेज यूज। यहां पर हमेशा कंप्रेसर को हमेशा ड्राई चलाना है, लेकिन यहां पर इसने नहीं बोला है, हो सकता है चला जाए, लेकिन यहां पर नहीं जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम इसके क्लासिफिकेशन और भी थोड़ी सी बातें करते हैं सारी चीजों के। चलिए कुछ कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं अबाउट द वीसीआर। ठीक है, वो वेपर कंप्रेस्ड रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, ये हमारा जो कंप्रेसर था, इसमें कंप्रेसर जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, हर्मेटिक सील्ड एयर कंप्रेसर। ठीक है, हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर इस्तेमाल होगा, जो कि क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग होगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, जो घरों के एसी और फ्रिज होते हैं उन दोनों में ये इस्तेमाल होता है। कंडेंसर, कंडेंसर की बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज, मतलब इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज करता है, हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाएगा एंड देयरफॉर द कंडेंसर कैपेसिटी इंक्रीज। अगर मुझे ये हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाना है तो इसका मतलब मुझे ये कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे बड़ा कंडेंसर लगाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है ना, मोस्टली एयर कंडेंसर डिजाइन टू बी ऑपरेट 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस। बेसिकली जो भी डिजाइन होते हैं कंडेंसर बनाए जाते हैं वो 14 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस पर डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज स्टील एंड कॉपर, जिनका डाया 6 से 8 mm होता है और जिनकी 6 रो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सम अदर कंडेंसर 6 से 8 mm डाई की रो और 8 रो इस्तेमाल किया जाता है। मतलब है कि स्टील और कॉपर का मतलब है कि अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के साथ हम कॉपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साथ हमें स्टील इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉपर का अमोनिया के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो रिएक्शन कर जाएगा और जो मेटल है उसको इरोड करेगा और उसमें पोरोसिटी मतलब हल्की हल्की छेद कर देगा। ठीक है, इसलिए कभी भी कॉपर के साथ हम अमोनिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमेशा स्टील के ही कंडेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हीट रिजेक्शन फैक्टर HRF, लोड ऑन द कंडेंसर पर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी नोन एज हीट, मतलब कंडेंसर पर कितनी कैपेसिटी पड़ रही है उसको बोलते हैं हीट रिजेक्शन कैपेसिटी। अब देखो यहां से एसएफई लगा दो, आरसी अंदर जा रहा है, डब्ल्यूसी अंदर जा रहा है, क्यूसी बाहर आ रहा है, हमने एसएफई लगा दी। यहाँ पर हीट रिजेक्शन फैक्टर होता है क्यूसी अपॉन रिएक्शन इफेक्ट, आरसी वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया, इसको नीचे ले जाओ तो ये सीओपी बन जाएगा। हीट रिजेक्शन फैक्टर सीओपी डिपेंड ऑन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर टेम्परेचर। जो एचआरएफ है वो इसके टेम्परेचर पर इसके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा और एचआरएफ जो होता है 1.25 के बराबर होता है। उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटलिंग वाल्व या कैपिलरी एक्शन, ये यहाँ के मास फ्लो रेट को कंट्रोल करता है या रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है, जिसकी जो फ्रैक्शन एफ मतलब फ्रैक्शन है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन है। अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं तो मेरा फ्रैक्शन भी बढ़ रहा है, अगर मैं लेंथ घटा रहा हूं तो मेरा फ्रैक्शन भी घट रहा है। अगर लेंथ जो है वो 0.5 से लेके 5 मीटर तक की, जो आपने देखा होगा अपने फ्रिज के पीछे लपटी हुई होती है धागा जैसा, ठीक है, वायर होता है, तो वो कितना होता है 0.5 से लेके 5 मीटर तक वो होता है, जिसमें बड़ा कंटिन्यू एक्सपेंशन प्रोसेस चलता रहता है। उसका डाया जो है एफ इनवर्सली अपॉन डाया, अगर डाया बढ़ाओगे तो मेरा फ्रैक्शन घटेगा, डाया कम करोगे तो फ्रैक्शन मेरा डाया कम करोगे तो फ्रैक्शन मेरा बढ़ेगा, जिसका डाया जो है इतना लेना है। इसमें इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फ्रैक्शन इतने लेने पर डाया पर फ्रैक्शन नहीं लगेगा, इससे ज्यादा करने पर, इससे कम करने पर फ्रैक्शन पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। एक ही बात क्लियर हुई। चलिए सारी चीजें हो चुकी हैं, वेपर कंप्रेसर डेफिनेशन पूरा फिनिश हो चुका है। यहाँ पर किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लासेस को यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।